टीथ्स कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल टीथ्स कितने हुए यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय 4 यस मैम। करो। 4 टू जा 8, 4 0 और 8 यस और 16 प्लस 4 20 हो गई ना। ऐसे ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉल्व किया था। तो चलो ये तो था मतलब देखो लास्ट क्लास के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में पूरा माउथ या फिर बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। अच्छा, ओरल कैविटी का मतलब है ना रीजन विद इन द माउथ। माउथ के अंदर जितना भी रीजन होता है उसी को बक्कल कैविटी ओरल कैविटी बोलते हैं। यस मैम। चलो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ईसोफेगस से। जिसको नोट बनाना है नोट बना लेना, साथ ही साथ नहीं बनाने हैं एनसीईआरटी में साइडवेज में लिख लेना, या पहले से नोट बने हो उसी को रिवाइज करते रहना। ईसोफेगस क्या होता है? थिन लॉन्ग एक लॉन्ग यूनिफॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम क्या होता है? हमारे माउथ को और स्टमक को कनेक्ट करने का काम होता है। सपोज ये हम लोगों का माउथ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने कुछ भी खाया एंड दिस इज द ईसोफेगस। ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है आपका स्टमक। ऐसे ही तो होता है ना। तो ये जो लॉन्ग पार्ट है ना आपका, ये होता है पूरा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस आपका ये पूरा पार्ट है। अच्छा, अगर किसी ने आपका ब्रीथिंग वाला चैप्टर या फिर किसी ने लंग्स की एक बार एनाटॉमी देखी है, आप लोगों ने देखा हो, सपोज ये हमारे ऐसे लंग्स होता है, लंग्स के नीचे ना एकदम लोअर साइड में एक मसल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। उसी डायफ्राम के ऊपर हमारे लंग्स अटैच रहता है, होता है ना। फिर उसी के ऊपर रिब्स होती हैं टोटल। तो ये डायफ्राम क्या करता है? चेस्ट के मूवमेंट में हेल्प करता है अप एंड डाउन। तो ये जो आपकी ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस इस डायफ्राम को के बीच में से ऐसे पर्सिंग करते हुए निकलती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक और लाइन लिखते थे, इवन हमारी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इट इज अ लॉन्ग यूनिफॉर्म ट्यूब। एक सेकेंड रुकना। आप लिखो तब तक, लॉन्ग यूनिफॉर्म ट्यूब विच पर्स द डायफ्राम। एंड इसका काम क्या है? सिर्फ इट कनेक्ट्स माउथ विथ स्टमक। स्टमक। स्टमक कैसा ऑर्गन होता है? जीशो का ऑर्गन होता है, वो स्टोर करके रखने का काम करता है, यही ना। वर्ड बोला उसका मीनिंग क्या होता है? पेयर्स का मतलब होता है किसी चीज को बीच में से कट करके निकलना या उसके अंदर से पास ऑन होना, उसको बोलते हैं पेयर्सिंग। ठीक है। लिखा था? यस मैम। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को ना स्लाइड्स फिर से रिस्टार्ट करनी पड़ेंगी। बस एक सेकेंड वेट करना। अभी स्लाइड्स विजिबल है ना? ओके चलो लिखो फिर। सो हम लोग लिख रहे थे अपना ईसोफेगस। क्या लिखा था ईसोफेगस के बारे में अब तक? लॉन्ग थिन लॉन्ग यूनिफॉर्म ट्यूब। यूनिफॉर्म ट्यूब होती है which pierces the diaphragm। इसके अंदर से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ईसोफेगस के अंदर कैसा मूवमेंट पाया जाता है। मूवमेंट को समझने के लिए ना छोटा सा आप लोग डायग्राम बनाओ। जैसे कि सपोज ये हम लोगों ने अभी माउथ बनाया था, यहाँ से आपने कोई भी फूड पार्टिकल लिया, ये आपका ईसोफेगस है। लॉन्ग यूनिफॉर्म ट्यूब है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं है, डायमेंशन एकदम सेम है। तो सपोज करो फूड आपका इस वाले पार्ट में है यहाँ पे,
तो इस वाले पार्ट का जो इसोफेगस हो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा ना, एक्सपेंशन होगा नहीं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ से ऐसे एक्सपेंशन, एंड बाकी जो नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, होगा या नहीं। फिर फूड यहाँ से निकल के नीचे की साइड आएगा, तो नीचे की साइड आएगा, फिर यहाँ से एक्सपेंड हो जाएगा। तो एक टाइप का इसोफेगस के अंदर मूवमेंट चल रहा है, एक बार कॉन्ट्रेक्शन एक बार रिलैक्सेशन, या एक्सपेंशन आप बोल सकते हो उसको। तो इसी को बोलते हैं हम आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहीं से क्वेश्चन आता है बस इस टॉपिक में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालसिस। क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ esophagus, relaxation of esophagus। सॉर्टेड यहाँ तक? क्या इसोफेगस के पास कोई ग्लैंड प्रेजेंट होती है? नो, इसके पास कोई ग्लैंड नहीं होती, सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, म्यूकस ग्लैंड। और आपको पता है म्यूकस ग्लैंड का काम क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करती है ताकि यहाँ से जो फूड पार्टिकल है आपके इसोफेगस में वो इजीली स्लिप ऑन हो पाए। क्लियर? अब इसोफेगस के बाद आता है आपका नेक्स्ट वन पार्ट इज J shape structure, J shape structure which is known as stomach। लिखो अभी स्टमक के बारे में। स्टमक के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, नहीं होता वाइडेस्ट? इसके अलावा आपने पूरा डायग्राम देखोगे कहीं पे भी इतना वाइडेस्ट पार्ट नहीं है। और इसका शेप भी आप लोगों को पता है, जे शेप होता है एंड वाइडेस्ट पार्ट होता है। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। ये देखो, स्लाइड क्लियर कर दो एक बार। क्या करें? क्या बोल रहे हो शीतल? जूम करके दिखा दो इजली, मतलब कि वो लाइन वाइज दिख जाए। क्या जूम करके दिखाएं? दिख नहीं रहा है। ऑक्टोफेगस की बात क्या लिखा है, वो पेरिस्टेबल है कि इसको समझ में आ रहा है शीतल क्या बोल रही है? नो मैम। बेटा अगर अच्छा आपको नहीं दिख रहा है तो अपना स्क्रीन को जूम कर सकते हो, ये लैंडस्केप मोड में कर लो तभी दिख जाएगा क्लियर। ठीक है, चले अभी स्टमक पे हम लोग। यस मैम। स्टमक को क्या बोला मैंने? जे शेप एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को ऐसे लिखते सिर्फ। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। अब इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे एंड डायग्राम के अंदर ही मोस्टली सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। बनाओ चलो। ये ऊपर से यहाँ से इसोफेगस बनाया मैंने। इसोफेगस से स्टार्ट हुआ आपका स्टमक, एंड स्टमक के बाद कौन सा पार्ट आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट वन पार्ट कौन सा होता है? ड्यूोडेनम। तो यहीं से आपका ड्यूोडेनम स्टार्ट होगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इसोफेगस। ये आपके इसोफेगस का पार्ट है एंड ये आपका पार्ट है किसका? ड्यूोडेनम का। ड्यूोडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी लिख लो, समझ में आ जाएगा फिर। स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ना हम लोग स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है आपका फंडस, बीच वाला पार्ट होता है बॉडी, एंड नीचे वाला लास्ट वाला पार्ट होता है आपका पाइलोमस, या फिर इसको हम एंट्रम भी बोल सकते हैं। एंट्रम। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? देखो ध्यान से समझना है। आपका इसोफेगस यहाँ से, फूड यहाँ से आया, जिस पार्ट से मतलब होता है ना कि आप एक रूम से निकल के दूसरे रूम में जा रहे हो, तो बीच में जो एंट्री वाला जो डोर होता है ना, वो इसका डोर यहाँ पे ही, मतलब फूड जैसे इसोफेगस फिनिश हुआ, जहां से स्टमक स्टार्ट हो जाएगा, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब होता है बच्चों ओपनिंग।
जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था इंटरनल ओरिफिस एंड एक्सटर्नल ओरिफिस, ऐसे ही यहाँ पे भी एक पार्ट होगा, बिकॉज स्टमक फिनिश हो रहा है यहाँ से और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रहा है। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे फिर हम लोग? पाइलोरिक ओरिफिस। तो क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि स्टमक के पास कितने ओरिफिस होते हैं? कितने ओरिफिस हुए स्टमक? 2 ओरिफिस। ओरिफिस जो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक। पाइलोरिक ओरिफिस किस किस के बीच में होता है? बिटवीन स्टमक एंड ड्यूोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन। मैम आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। बेटा रिकॉर्डिंग क्या है? चल रहा है रिकॉर्डिंग? आप लोगों को नहीं दिख रहा है रिकॉर्डिंग? दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। ऐसे क्यों बोल रहे हो फिर बच्चों? चल रहा है रिकॉर्डिंग। चलो, तो ये हुआ हमारा स्टमक का। अब स्टमक के अंदर अगर आप देखिए, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं आपका, स्टमक का एक और नाम होता है गैस्ट्रिक भी बोलते हैं ना स्टमक को। तो स्टमक की वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या फिर स्टमक की ग्लैंड्स। स्टमक ग्लैंड्स ना बोल के हम इनको बोलते हैं आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के, जो आपका पूरा स्टमक है कवर्ड होता है किससे? विद द हेल्प ऑफ पेरिटोनियम। इसी के आउटसाइड में ऐसे पेरिटोनियम की कवरिंग प्रेजेंट होती है। इसको भी लिख लो, कवर्ड बाय पेरिटोनियम। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है? अपने अंदर से सिक्रीट करना। क्या? इट सिक्रीट मैम गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। जो आप लोगों को मैंने एक एनिमेशन दिखाया था ना लास्ट क्लास में, वहां पे वो येलोइश कलर का फ्लूइड सिक्रीट हो रहा था, वो क्या था? आपका गैस्ट्रिक जूस था। अब इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास होती हैं 3 टाइप की सेल्स। इन्हीं ग्लैंड्स के पास 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स है। कौन कौन सी सेल्स है? नाम लिखो। पहली सेल्स आती है आपकी चीफ सेल्स, सेकेंड होता है आपका ऑक्जेंटिक सेल्स, थर्ड आती है आपकी म्यूकस सेल्स। इन तीनों सेल्स के एक और नाम होता है, जैसे कि आप लिख लो, चीफ सेल्स को ही हम पेप्टिक सेल्स भी बोल देते हैं या फिर जाइमोजन सेल्स भी बोल देते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स को हम पेराइटल सेल्स भी बोल देते हैं, पेराइटल सेल्स। म्यूकस सेल्स को हम लोग गॉबलेट सेल्स भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंट नाम है इन सेल्स के। काम क्या होता है? चीफ सेल्स है, मेन रोल इन्हीं का होगा। पेप्टिक सेल्स इसीलिए नाम बोल रहे हैं बिकॉज ये अपने अंदर से कुछ प्रो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। प्रो एंजाइम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? वो एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उनको किसी ना किसी मीडिएटर की जरूरत होगी जो क्या करेगा? उनको एक एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, राइट ना? तो कौन कौन से प्रो एंजाइम होता है आपके? प्रोरेनिन, और क्या होता है? पेप्सिनोजन, या फिर हाँ पेप्सिनोजन लिख लो इसको, ये चीज। और ऑक्जेंटिक सेल्स का काम क्या होता है? ऑक्जेंटिक सेल्स जो होती हैं आपकी बेटा, ये वो सेल्स होती हैं जो अपने अंदर से सिक्रीट करती हैं HCl। और म्यूकस सेल्स का तो आपको पता ही है, ये अपने अंदर से म्यूकस सिक्रीट करती हैं। यहां तक लिखो, फिर आगे बताती हूँ। डन मैम। डन? चलो, मैम डन। इतना हुआ। अभी आता है बच्चों, जो मैंने अभी लास्ट वाला बताया ना एक बार आपको, म्यूकस वाला, उसके बारे में थोड़ा सा और लिख लो। है क्या? म्यूकस के अंदर ना 2 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। देखो मेरा यहाँ पे पेज फिनिश हो गया इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं, लेकिन आप जहाँ पे नोट्स बना रहे हो उसी के नीचे कंटिन्यू करना। म्यूकस के नीचे कंटिन्यू करने से टेबल बना के, HCl के नीचे HCl के फंक्शंस लिखना, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन इन दोनों के फंक्शन जस्ट इसी के नीचे की साइड में लिखना। याद रखने में आप लोगों को यहाँ पे इजी रहेगा। फिर म्यूकस में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज अर्जेंटाफिन सेल्स, एक होती है आपकी गैस्ट्रिन सेल्स। इन्हीं सेल्स को हम आपका जी सेल्स भी बोल सकते हैं। अर्जेंटाफिन सेल्स अपने अंदर से 3 टाइप के केमिकल सिक्रीट करती हैं, सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामाइन।
एंड ये अपने अंदर से सिक्रीट करता है सिर्फ गैस्ट्रिक हार्मोन। अभी यहाँ पे हम लोगों ने चीफ सेल्स लिखा था, चीफ सेल्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने अंदर से प्रो एंजाइम सिक्रीट करता है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, उसके अलावा वो अपने अंदर से सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज का फंक्शन लिख लो यहीं पे, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जितना भी आप फैट खाते हैं उसी को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो इसको। मैम हाँ जी, गैस्ट्रिक अमाइलेज कहाँ से सिक्रीट होता है? ये सब आपका फर्स्ट सेल्स चीफ सेल सिक्रीट करती है। चीफ सेल्स में मैंने क्या बताया, कुछ प्रोएंजाइम सिक्रीट करती है, प्रोएंजाइम जैसे कि प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। इसके अलावा चीफ सेल्स आपका गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सेरोटोनिन, सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामाइन ये बताया है, इनका भी फंक्शन लिख लो, ये क्या काम करता है। अगर हम बात करते हैं सेरोटोनिन की, तो बच्चों सेरोटोनिन जो होता है ये आपका एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है। सेरोटोनिन वर्क एज अ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो किस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, आपके जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करेगा। इसका काम होगा ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना। नेक्स्ट आता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या काम करता है, ये लिखो, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन सिर्फ और सिर्फ आपका सप्रेस करता है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ज्यादा अमाउंट में हॉर्मोन्स रिलीज हो, इस चीज को सप्रेस करता है। ठीक है, सप्रेस द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ये लग रहा होगा, लेकिन ये पॉइंट्स में बहुत हेल्प करता है आप लोगों को। नेक्स्ट आज बताया आपको हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का काम क्या होता है, जैसे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है, ये आपका वैसो डायलेटर की तरह काम करता है। डायलेटर का मतलब समझ रहे हो, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने का काम करेगा, ये एक्सपेंड कराने का काम करेगा। कॉन्स्ट्रिक्टर कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, डायलेटर डायलेशन कराएगा। सिंपल। यस मैम। ओके, चलो यहां तक डन हो गया। अब इसके बाद जरा डाइजेशन देख ले, डाइजेशन कैसे होता है स्टमक के अंदर। स्टमक में क्या क्या याद रखना है, स्टमक जे शेप ऑर्गन है, वाइडेस्ट पार्ट है आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल का। और इसके अलावा ये क्या करता है, इसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो अपने अंदर से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, कौन कौन सी, चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स और म्यूकस सेल्स, या फिर म्यूकस ग्लैंड्स आप लिख लो। इस टाइप के म्यूकस सेल्स, उनका डिफरेंट डिफरेंट नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या क्या फंक्शन करती है वो आप लोगों को पता है। ठीक है, यस मैम। चलो ये हो गया। अभी नेक्स्ट आता है हम लोगों का डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। ओरल कैविटी के अंदर फूड के किस कंपोनेंट का डाइजेशन हुआ था, मैम कार्बोहाइड्रेट्स। या चलो अब सबसे पहले हमारा फूड क्या हुआ, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। फूड आपका इसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ स्टमक में आया। तो जैसे ही स्टमक में फूड एंटर हुआ, व्हेन फूड एंटर्स इनटू स्टमक, तो स्टमक के अंदर क्या हुआ, जो जी सेल्स थी, जी सेल्स गैस्ट्रिक सेल्स, उन गैस्ट्रिक सेल्स ने अपने अंदर से रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, क्या, गैस्ट्रिक जूस। तो इसका मतलब जैसे ही आप फूड खाते हैं और फूड आपके स्टमक में जाता है, तब आपके गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। ये समझ में आया, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हुआ। अभी इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके कंपोनेंट्स लिखो। सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंट है कुछ प्रोएंजाइम्स लाइक प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ इसके पास प्रेजेंट है गैस्ट्रिक लाइपेज प्लस एमाइलेज भी है।
और इसके साथ साथ इसके पास कुछ HCl भी है और म्यूकस भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम एक बार नोट कर लेते हैं कि जो ये HCl है, HCl का काम क्या है। HCl क्या होता है? एक एसिड होता है। तो हम लोग सोच सकते हैं ना कि एसिड की क्या जरूरत है हमारे फूड में। अच्छा, सलाइवा का pH कैसा था बच्चों? बेसिक। और अब बेसिक pH से जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आएगा भी फूड कैसा हो जाएगा? एसिडिक। न्यूट्रलाइज होने लग जाएगा ना काफी हद तक। न्यूट्रलाइज होगा। तो अब देखो फंक्शन ऑफ HCl। तो पहला फंक्शन तो ये हो जाएगा कि जो आपका बेसिक फूड आया है स्टमक के अंदर, ये उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फूड। अब फूड के साथ अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, उसको किल करने का काम करेगा ना, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया आपका एसिडिक मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता है। तो बैक्टीरिया को इसने ग्रो किया। इसके साथ साथ जो ये प्रो एंजाइम्स हमारे सिक्रीट हो रहे हैं गैस्ट्रिक जूस में, इन प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का भी काम करेगा। तो नेक्स्ट फंक्शन होगा इसका एक्टिवेशन ऑफ प्रो एंजाइम्स। मैम प्रो एंजाइम, हाँ मैम जी। स्क्रीन हैंग हो रही है। अरे यार, मतलब आ गई थी। The role of the proenzyme. क्या बोल रहे हो? फिजियोलॉजिकल बैरियर Enzyme की का तरह क्या हम रोल बोल सकते हैं ना, एक तरह से काम करेगा। एक एक करके बोलो। हिमा बोलो। मैम Enzymes की ये जो define बता फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है उसकी तरह वर्क करेगा ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर, हाँ ऑब्वियसली HCl हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर था ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर और फिजिकल बैरियर पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। Yes, ma'am. Disease. ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो चैप्टर्स को। तो एक्टिवेशन ऑफ प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम में मेरे पास पहला था कौन सा? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन पे HCl वर्क किया, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? रेनिन में। नेक्स्ट मेरे पास है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पे HCl वर्क किया, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया पेप्सिन में। सिंपल यहां तक? यस मैम। यस मैम। और इसके अलावा ना एक और काम, मतलब मेनली अगर देखो बोर्ड एग्जाम्स में कहीं पे थ्योरेटिकल लिखने के लिए आ जाते हैं तो हम ये 3 ही पॉइंट्स लिखते हैं। बट अगर जनरल लैंग्वेज में समझे तो ऐसे भी करता है कि जो हमारा फूड होता है ना, फूड के अंदर जो हार्ड पार्ट होता है वो एसिड के अंदर बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मीडियम एसिडिक बनाया जाता है कि जो फूड के अंदर हार्ड पार्ट है वो इजीली डिसॉल्व हो जाए। या फिर जो हम लोग आयरन खाते हैं ना, कि हम अपना ब्लड को मेंटेन रखने के लिए आयरन, तो आयरन Fe3 फॉर्म में होता है। उस Fe3 से उसको Fe+2 फॉर्म में कन्वर्ट कराते हैं, बिकॉज हम लोगों की जो बॉडी होती है वो सिर्फ Fe+2 में ही आयरन को एब्जॉर्ब कर सकती है। ये कुछ कुछ फंक्शंस है। इसके अलावा जो हम लोग न्यूक्लियो प्रोटीन्स खाते हैं, उन न्यूक्लियो प्रोटीन्स पे भी वर्क करके उसको न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जनरली हमारे ये कुछ फंक्शंस हुए। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने कन्वर्जन कराया ना रेनिन का और पेप्सिन का, इनका काम क्या होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा रेनिन का वर्क क्या होता है। सबसे ज्यादा रेनिन किस में एक्टिवेट होता है? चिल्ड्रंस की बॉडी में एक्टिवेट होता है, क्योंकि रेनिन क्या करता है, देखो आप लोग जो मिल्क, मतलब जो छोटे बच्चे हैं या आप लोग जो भी मिल्क पीते हो, उस मिल्क को रेनिन कन्वर्ट करा देता है किसमें? कर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा देता है। मिल्क के अंदर क्या होता है ऐसा? मिल्क के अंदर होता है कैसीन प्रोटीन, और कैसीन प्रोटीन पे आपका रेनिन वर्क करता है, ये इसको कन्वर्ट करा देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट ये एक इनसॉल्युबल फॉर्म होती है, इसके अंदर ये कन्वर्ट करा देता है, ठीक है। एंड इसी फॉर्म में ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बॉडी में ये पैरा कैसिनेट की फॉर्म में बहुत टाइम तक स्टोर भी रह सकता है। होता है ना जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि उनको एक प्रॉपर टाइम पीरियड, आप लोगों ने क्या किया, 2-2 घंटे का टाइम गैप करके रख लो कि आपको एवरी 2 आवर्स के बाद एक प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद इनको मिल्क देना है। होता है ना टाइम पीरियड, वो इसीलिए होता है बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर पहले स्टार्ट में होता है कम टाइम तक स्टोर रह पाता है, फिर धीरे धीरे वो ज्यादा टाइम तक स्टोर रहने लग जाते हैं, इसीलिए उनका टाइम गैप बढ़ा दिया जाता है। तो याद रखना है रेनिन का काम क्या होता है। रेनिन का काम होता है मिल्क को डाइजेस्ट कराना। यंग मैमल्स के अंदर ज्यादा ही एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट आता है पेप्सिन का काम। पेप्सिन तो इजीली देखो नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ
प्रोटीन, Proteins. डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को किस में ये कन्वर्ट कर देता है आपका, पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटियोसिस में, और पेप्टाइड्स, इन फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकता है आपका पेप्सिन प्रोटीन को। सिंपल। नेक्स्ट हम यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज को क्या लिखवाया था मैंने आपका, गैस्ट्रिक लाइपेज डाइजेशन करता है आपके फैट का, तो ये फैट पे वर्क करेगा और फैट को कन्वर्ट करा देगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। यहाँ पे लिख लो लाइपेज। आया समझ में? यस मैम। तो यहां तक हुआ हमारा कौन से वाला पार्ट फिनिश, स्टमक वाला पार्ट फिनिश हुआ। स्टमक के बाद क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी आप लोगों को पता है 3 पार्ट होता है, डियोडनम, जेजुनम एंड इलियम। डियोडनम, जेजुनम एंड इलियम। चलो अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला क्वेश्चन। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं हम लोग, जबकि हम लोगों ने डायग्राम में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये तो लार्ज होता है। मैम क्योंकि इसका साइज डायमीटर कंपेयर करें, साइज कंपेयर करके डायमीटर कम होता है। डायमीटर एग्जैक्टली। तो इनको जो नाम दिया गया ना स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इनके साइज के बेसिस पे नहीं दिया गया है, ये इनके डायमीटर के बेसिस पे दिया गया है। इसका जो डायमीटर होता है छोटा होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है लार्ज इंटेस्टाइन। सिंपल। 3 पार्ट से डियोडनम, डियोडनम का साइज होता है आपका 25 सेंटीमीटर और जेजुनम का होता है आपका 2.5 मीटर होता है, एंड दिस वन इज 3.5 मीटर। तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे पूछा जाता है। ये सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ये डियोडनम एक सी शेप स्ट्रक्चर होता है, जेजुनम मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इलियम सबसे लास्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चीज। अभी डियोडनम जो होता है ना बच्चों, इसके कुछ मतलब है तो बहुत छोटू सा पार्ट, लेकिन इसके फंक्शन कुछ ज्यादा होता है। डियोडनम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन इसके अलावा एक और डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अभी हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा, वो सब समझाऊंगी जब आपको लीवर और पैनक्रियाज में बताऊंगी। तो इतना याद रखना है कि इसके अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, या फिर नाम से भी आप लोग समझ पा रहे हो, हिपैटो मतलब लीवर, लीवर से आ रहा है जो सिक्रीशन, और पैनक्रियाज से जो आ रहा है, लीवर से क्या आएगा, लीवर से बाइल आएगा, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आएगा। दोनों के दोनों कॉमनली यहाँ पे आके डियोडनम के अंदर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसी के अलावा जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट होता है ना, इसके अंदर एक छोटी सी स्वेलिंग होती है, मतलब एक स्वेलअप पार्ट होता है। और स्वेलअप पार्ट को हम लोगों ने उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, कहीं पे पार्ट स्वेलअप होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, एम्फिला बोलते थे ना। तो कुछ ऐसी है, चाहे आप कोई सा भी सिस्टम पढ़ो, वो हर किसी में अप्लाई होगा। वहां भी स्वेलअप पार्ट को एम्फिला बोलते थे, यहाँ स्वेलअप पार्ट को एम्फिला बोलेंगे। क्या बोल रहे हो मैम? वाइडेस्ट पार्ट को बोलते थे ना एम्प्यूरा। हाँ, वाइडेस्ट पार्ट मतलब स्वेलअप वाला पार्ट है ना, वाइड तो हो ही गया ऑब्वियसली, वो थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट। तो यहाँ पे भी जो हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट है, इसके अंदर एक छोटा सा स्वेलअप पार्ट होता है, स्मॉल स्वेलिंग इसके ओपनिंग पे, उसको हम बोलते हैं एम्फिला ऑफ वेटर। ये आप लोगों को मैं डायग्राम में दिखाऊंगी सब, एम्फिला ऑफ वेटर। एंड इस एम्फिला ऑफ वेटर की जो ओपनिंग है,
ओपनिंग को रेगुलेट करने का काम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का। ये आप लोगों को याद रखना है। एंड इसी पे आप ये एक और पॉइंट लिख लो, यहीं पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। देखो क्या बताया, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूोडेनम जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे छोटा सा पार्ट। उसी के अंदर पैनक्रियास से आने वाला फ्लूइड और लीवर से आने वाला फ्लूइड की जो डक्ट है वो डक्ट ओपन होती है। इसकी ओपनिंग के पास मतलब हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट जहां पे ओपन होता है उसकी ओपनिंग वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं एम्फिला ऑफ वाटर, वेटर बोल दो या वाटर बोल दो। एंड उसकी ओपनिंग को रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेट करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एंड इसी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्वेश्चन आता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आंसर आप स्फिंक्टर ऑफ ओडाई भी लिख सकते हो या फिर हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग के पास प्रेजेंट होती है, ये भी लिख सकते हो। कर सकते हो इतना छोटा सा काम? यस मैम। Yes. यस मैम। ओके चलो फिर हो सकता है। ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या होता है? मैम ब्रूनर्स क्या? ग्लैंड का काम क्या होता है? हम क्या सेक्रेट ब्रूनर्स करते हैं? ग्लैंड का काम ऐसा जितना ज्यादा कुछ काम नहीं होता, बस ना थोड़ा सा उसको ना स्लीपी बनाने का, बाद म्यूकस टाइप से सिक्रीट करने का काम होता है इसका भी। ओके मैम। Filter क्या होता है? कौन? स्पिंक्टर होता है बेटा, जो हम रूम्स में होता है ना डोर्स को ऐसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ना जो डोर होता है ना उसको स्पिंक्टर बोलता है। जैसे ओपनिंग को ओरिफिस बोलता है बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, ऐसे ही जो डोर होता है किसी भी चीज की, कोई भी कैनाल है कोई भी ट्यूब है उसकी ओपनिंग वाला जो पार्ट है ना उसको स्पिंक्टर बोल देता है। Okay, ma'am. देन यहाँ तक सबका? यस मैम। Yes, ma'am. ये हमारा पार्ट हुआ। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। अब कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिख लो या फिर नोट बना के लिख लो, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है ये वाले टॉपिक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आ जाते हैं कभी कभी आपके क्वेश्चन में। एक होती है हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अभी नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड तो ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इन्हीं के पास प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को ही हम बोलते हैं आपका क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून। ये तो नाम सुना होगा ना, क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून, बहुत आता है। जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे वहां पे सुना होगा, एनसीईआरटी में नहीं है। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं इन्हीं को बोलता है क्रिप्स ऑफ लाइबरक्यून। मैम विनाइल है। क्या बोल रहे हो? मैम है एनसीईआरटी में। है एनसीईआरटी में, चलो। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, विनाइल के पास इनके पास प्रेजेंट होती हैं कुछ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स आपको पता है इनकी लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं। इन एपिथेलियल सेल्स का काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। इसके साथ साथ इनके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ पैनिथ सेल्स। पैनिथ सेल्स का काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना। एंड इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। अभी अर्जेंटाफिन सेल्स एक और जगह पे पढ़ी थी हम लोगों ने, कहाँ पे पढ़ी थी? इनका वर्क होता है सिक्रीट हार्मोन, सिर्फ हार्मोन सिक्रीट करने का काम होता है, जो अभी मैंने आपको सोमेटोस्टेरोन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन ये सब बताया। क्लियर? जो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, इन्हीं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की इनर लाइनिंग्स पे प्रेजेंट होते हैं कुछ लिम्फोइड टिश्यूज। अच्छा वो याद है आप लोगों को, मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में MALT समझाया था। Yes, ma'am. MALT फुल फॉर्म बताना। Yes, ma'am. Mucosa associated. एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। तो ये वही टिश्यूज है जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे हम मतलब जब ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट है उसका नाम दे देते हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस। तो याद रखना इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर जो लिम्फोइड टिश्यूज है उनको यहाँ पे हम स्पेशली बोलते हैं पेयर्स पैचेस। डन? तो क्या क्या याद रखना है हम लोगों को यहाँ पे? ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, लॉन्गेस्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट, ये सारी चीजें याद रखनी है। एंड अब हम आ जाते हैं इसके डाइजेशन पे।
तो डाइजेशन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डाइजेशन होता कहाँ कहाँ पे है। स्मॉल इंटेस्टाइन को आप लोगों को पता है, इसी को एक कंप्लीट डाइजेशन की साइड बोलता है कि जितना भी हम लोग फूड खाते हैं वो सारा लास्टली स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेस्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता ना। यस मैम, मैम वाटर थोड़ा बहुत होता है। वाटर एब्सॉर्ब होता है। डाइजेस्ट वो नहीं वाटर होता, absorb होता है। मैं बिलीज के थ्रू उसमें बिलीज वगैरह होते हैं ना उसके। तो सबसे मेन जो डाइजेशन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो इट इज द कंप्लीट साइट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ये लिखोगे ना। एक सेकेंड मैं ना Yes, कुछ ma'am. स्लाइड साइड कर लूं। यस मैम। तब तक आप लिखो इसको। यहाँ तक हो गया। हाँ, अब लिखो डाइजेशन। अच्छा, मेरे हैंड रिटन नोट्स तो आप लोगों को मिल ही गए होंगे ना। Yes, ma'am. तो हैंड Yes, ma'am. बनाए या नहीं बनाए आप लोगों ने? मैम बना रहे हैं। मैम क्लास के साथ ही बना लेते हैं। अच्छा, क्लास के साथ ही बना लेते हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत ज्यादा थियोरटिकल है, तो मैं सोच रही थी ना ऐसी वर्बली समझा देती आप लोगों को, अगर आप लोग नोट्स बना के रखते पहले से। चलो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो नोट्स प्रेफर करना कि हैंड रिटन नोट्स में से बनाओ, वहीं से जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ दिया है, यहाँ से सिर्फ समझ लो। तो सबसे पहले लिखना डाइजेशन ऑफ फूड इन ड्यूodenum। ड्यूodenum के अंदर, अच्छा, अगर हमारा फूड है माउथ में तो उस फूड को क्या बोलते हैं हम लोग? फूड प्लस सलाइवा इज इक्वल्स टू, है ना, बोलस। काइंडली बोलस बोलता है ना, है ना। फूड Yes, प्लस bolus. गैस्ट्रिक जूस इज नोन एज Time. काइंड। तो अगर हमारा फूड अभी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब स्टमक में होता है, स्टमक में उसको काइम बोलते हैं, फिर वही काइम फूड आपका ड्यूodenum के अंदर ट्रांसफर हुआ। जैसे ही, तो जैसे ही ड्यूodenum के अंदर आया, ड्यूodenum अपने अंदर से कुछ हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है। सबसे पहला हार्मोन ये सिक्रीट करता है GIP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIP? क्या फुल फॉर्म है GIP? Polypeptide. इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्या काम करता है? जैसे ही फूड आता है ना, सबसे पहले इनहिबिट करता है कि आपके जो गैस्ट्रिक जूस के हॉर्मोन्स थे, गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स, वो यहाँ पे और ज्यादा सिक्रीट ना हो पाए, बिकॉज गैस्ट्रिक जूस वाला काम फिनिश हो चुका है वहां तक। जैसे कि आप लोगों को याद है, माउथ से जब फूड स्टमक में आया था, स्टमक में आते सबसे पहले हमने फूड को न्यूट्रलाइज किया था। मतलब पहले वाले पार्ट से निकल के जब नेक्स्ट पार्ट में हमारा फूड आता है ना, तो पहले वाले पार्ट के जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर मिक्सअप, हम उन सबको इनएक्टिवेट या फिर उन सबको डिमिनिश करने का ट्राई करते हैं। तो अभी हमारे ड्यूodenum के अंदर जो फूड आया है उसके अंदर स्टमक से गैस्ट्रिक जूस भी आ गया है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जितने भी गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स हैं उन सबको हम इनिबिट कर दें। इसलिए हमने GIP सिक्रीट कराया, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। काम समझ में आया क्या होता है GIP का? Yes, ma'am. मैम नहीं समझ आया, आपने जल्दी जल्दी बोल दिया। अरे चलो लिखवा देती हूँ। फुल फॉर्म तो समझ में आया ना, गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। It inhibit the secretion of gastric hormone। यही ना, गैस्ट्रिक हॉर्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अभी अभी जो फूड आया है ना मेरे पास, वो कहाँ से निकल के आया? स्टमक से आया है। स्टमक ने उसके अंदर बहुत सारा गैस्ट्रिक जूस मिक्सअप कर दिया था फूड में। अभी वो गैस्ट्रिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना फंक्शनिंग ना करे, इसलिए मैं क्या करूंगी, ड्यूodenum ने अपने अंदर से GIP को सिक्रीट किया गैस्ट्रिक जूस के अंदर जितने भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट थे उन सब को इनहिबिट करने के लिए, ताकि उन सब का जो फंक्शनिंग है वो स्टॉप हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। आया आप समझ में? यस मैम। अब नेक्स्ट हमारा हार्मोन होता है यहाँ पे एंटेरोगेस्ट्रॉन।
एंटेरोगेस्ट्रॉन। अब एंटेरोगेस्ट्रॉन का काम क्या होता है? फूड के साथ चलो गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक हार्मोन्स तो आए थे, उन सबको तो जीआईपी ने कर दिया। अभी जो फूड के साथ HCl आया था उसको कैसे करेंगे? उसको ये एंटेरोगेस्ट्रॉन कर देगा कि जो फूड स्टमक से फूड के साथ मिक्सअप होके HCl आया, उस HCl को इनिबिट कर देगा एंटेरोगेस्ट्रॉन। ठीक है, ओके मैम। चलो नेक्स्ट आता है हम लोगों का डियोक्राइनिन। इसको रिलेट करना, मतलब इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते यहाँ से, लेकिन आप लोगों को जनरल, बिकॉज आप लोगों की बॉडी का एक पार्ट है स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों की बॉडी में किस टाइम पे क्या फंक्शंस चल रहे हैं। तो डियोक्राइनिन का काम क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कुछ ब्रूनर्स ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, बताया था ना, कुछ ब्रूनर्स ग्लैंड। तो पूछे मैम काम क्या होता है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ये डियोक्राइनिन जो हार्मोन है, ये डियोक्राइनिन ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किस लिए स्टिमुलेट करेगा? कि आप अपने अंदर से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करो। डियोक्राइनिन स्टिमुलेट करेगा ब्रूनर ग्लैंड को कि आप अपने अंदर से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करो। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो चुका है। क्लियर? ओके मैम। नेक्स्ट है हम लोगों का कोलिसिस्टोकाइनिन। ये वर्ड तो बहुत सुना है हम लोगों ने। कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या काम करता है? इसका काम मतलब जनरली यहाँ पे नहीं होता, बट इसका काम क्या होता है? लीवर को और लीवर से एसोसिएटेड गॉल ब्लैडर, लीवर क्या करता है? बाइल सिक्रीट करता है, भी पढ़ाऊंगी, और वो बाइल जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। उससे कोलिसिस्टोकाइनिन उनको क्या करता है? उनको स्टिमुलेट करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बाइल सिक्रीट करो। अब आप पूछोगे मैम यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, काम वहां पे दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां से आने वाला सारा बाइल किसके पास आएगा? ड्यूोडेनम के पास आएगा ना, क्योंकि ड्यूोडेनम के अंदर इसकी ओपनिंग है, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, है ना। तो इसलिए यहाँ से हार्मोन जाता है, लीवर के पास पहुंचता है और गॉल ब्लैडर के पास। लीवर को बोलेगा कि आप सिक्रीट करो, गॉल ब्लैडर को बोलेगा रिलीज करो। एक सिंथेसाइज करता है, एक उसको स्टोर करता है। तो अगर मेरे को सिंथेसाइज कराना है तो मैं लीवर के पास जाऊंगी, अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं अभी तो स्टोर्ड फॉर्म में मेरे पास प्रेजेंट है, तो मैं गॉल ब्लैडर के पास जाऊंगी, वो वहां से निकाल के मेरे को दे देगा बाइल जूस। यही तो होगा ना। चलो मैम हेपेटिक सेल्स लीवर के पास, मैम उसके पास ना, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम हेपेटिक सेल्स के पास सिग्नल जाएगा जो लीवर में हाँ, है। हिपैटिक सेल्स के पास सिग्नल्स जाता है। नेक्स्ट होता है मेरा हार्मोन यहाँ पे हिपेटोक्राइनिन। हिपेटोक्राइनिन, हिपेटोक्राइनिन क्या काम करता है? वही अगेन फंक्शन आ गया, ये भी बाइल जूस के सिंथेसिस को और सिक्रीशन को प्रमोट करता है। दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम है ना। काइनिन काइनिन आ रहा है लास्ट में। यस मैम। कोलिसिस्टोकाइनिन, हिपेटोक्राइनिन, और इसके अलावा एक और लिख लो आप, 6th वन, एंटेरोक्राइनिन। एंटेरोक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन का काम क्या होता है? पैनिथ सेल्स कहाँ पे पढ़ाई थी मैंने आपको अभी? PANETH, पैनिथ सेल्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के अंदर थी ना, पैनिथ सेल्स। लाइडोजाइम में उन्हीं पैनिथ सेल्स को स्टिमुलेट करेगा कि आप अपने अंदर से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करो। अब मेरे को बता दो, इन सारे हार्मोन्स में से कौन से 2 हार्मोन्स है जो इंटेस्टाइनल जूस पे वर्क करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली इंटेस्टाइन पे हम काम कर रहे हैं, हम लोगों को इंटेस्टाइनल जूस ही चाहिएगा। वही इंटेस्टाइनल जूस हम लोगों का क्या काम कराएगा? फूड का कंप्लीट डाइजेशन कराएगा। तो हम लोगों ने देखा था कौन कौन सा, डियोक्राइनिन और एंटेरोक्राइनिन। ये दोनों के दोनों वर्क करते हैं किस पे? डियोक्राइनिन ब्रूनर्स ग्लैंड पे काम करता है, और एंटेरोक्राइनिन कहाँ पे काम करता है? पैनेट सेल्स पे। और उनको बोलेगा कि आप अपने अंदर से जल्दी जल्दी से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कराओ। तो इसका वर्क होता है कहाँ पे? ब्रूनर ग्लैंड में, और इसका वर्क होता है एंटेरोक्राइनिन का कहाँ पे? पैरेंट सेल्स। आया समझ में कि आप लोगों के अंदर कितने सारे हार्मोन्स, कितने सारे केमिकल्स ऑटोमेटिकली सिक्रीट हो रहे हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, आप लोग तो बस खाए जा रहे हो ना।
यस मैम। मैम इतने सारे याद करने हैं? नहीं, सारे याद नहीं इतने करना है, सारे बट थोड़े सारे थोड़े से याद होना रख लेना। चाहिए थे। कोलिसिस्टोकाइनिन याद रख लेना इसमें से सिर्फ। ओके मैम। हिमा कुछ बोल रहे हो? मैम ये सारे के सारे ड्यूडेनम में सिक्रेट करता है ना? हाँ, ये सारे के सारे ड्यूडेनम ही सिक्रीट करता है। मैम इसमें तो 9 होता है ना? क्या होता है? हाँ, टोटल 9 होता है, लेकिन याद नहीं रखना है। मैंने कुछ छुड़वा दिया इसमें आपको, जैसे कि सिक्रीटिन छुड़वा दिया और विलिकाइनिन वाला छुड़वा दिया है, एक सोमेटोस्टेटिन छुड़वा दिया है, 3 छुड़वा दिया है। ओके। ओके, चले आगे। Yes, ma'am. मैम। आप लोगों की 5:30 से क्लास है क्या दूसरी? नो मैम। Yes, बैच 1 और बैच 2 तो होगी ना, मतलब होगी मैम। वालों की होगी ना, खुशबू मैम के साथ होगी। चलो इसको फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। डाइजेशन ऑफ फूड। अब कहाँ कहाँ पे होगा डाइजेशन? ड्यूडेनम के अंदर देख लिया हम लोगों ने। अब बचता है हम लोगों का जेजुनम जेजुनम। एंड Helium. ठीक है। हीलियम। जेजुनम और ईलियम का काम क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, जितने भी हमारे हार्मोन सिक्रीट हुए, ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं? स्टिमुलेट द क्रिप्स ऑफ लाइबर्क्यून, मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ना। यस मैम। क्रिप्स ऑफ लाइबर्क्यून, इनको स्टिमुलेट करेगा कि आप अपने अंदर से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करो। एंड इंटेस्टाइनल जूस को एक और नाम दिया जाता है स्यूकस एंटेरिकस। अभी इसका कंपोजिशन 99% तो वाटर होता है और बचा 1% वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो भी लिख लो अभी। लिखो जल्दी जल्दी से। सबसे पहले आता है इनके पास पेप्टाइडेज। अभी पेप्टाइडेज नाम है तो वर्क किस पे करेगा? प्रोटीन। प्रोटीन पे। एक होता है डाइसैकेराइडेज, देन न्यूक्लियोसाइडेज। पेप्टाइडेज का काम क्या है? इट कन्वर्ट ओलिगोपेप्टाइड्स, जो अभी हम लोगों ने पहले बनवाए थे ना, पैक्सिन ने कन्वर्ट कर दिया था पेप्टाइड्स में, प्रोटियोजेस में और पेप्टोन्स में, उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करा देगा ये। फिर यही अमाइनो एसिड्स हम लोगों की सेल्स में चले जाएंगे और फिर वो सेल्स में जाके वो पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है याद? मॉलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में पूरे साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड्स इकट्ठे होते थे, उनको एक पूरी चेन बना के हम लोग वो स्मॉल राइबोसोम यूनिट्स, लार्ज राइबोसोम, एमआरएनए को पकड़ के लेके आते थे, वो प्रोसेस चलेगा। डाइसेकेराइड्स में, अगर डाइसेकेराइड जैसे कि आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा होगा, डाइसेकेराइड्स में जैसे कि हमारे पास सुक्रेज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टोज। लैक्टेज होता है, ये एंजाइम्स के नाम है। सुक्रेज क्या काम करेगा? सुक्रोज को ब्रेक डाउन कराएगा, माल्टेज माल्टोज को कराएगा, लैक्टेज लैक्टोज को कराएगा, और न्यूक्लियोसाइडेज किसको कन्वर्ट कराएंगे? न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट कराएंगे? न्यूक्लियोटाइड को ये कन्वर्ट करा देगा। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट, है ना? तो इसको कन्वर्ट करा देगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट में, और फिर न्यूक्लियोसाइड जो बना इसके ऊपर फिर से न्यूक्लियोसाइडेज वर्क करेगा, इसको ये कन्वर्ट करा देगा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन। बताओ, आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, मैम जो आपने 1% लिखा था मैम वो क्या था? 1% डाइजेस्टिव एंजाइम, यही थे ये जो सब है ना, ये सब 1% होते हैं पूरा कंपोजिशन का। ओके मैम। अच्छा, ये भी लिखवाने की जरूरत है क्या? सुक्रोज कन्वर्ट कर रहा है इसको
सुक्रेज सुक्रोज को कन्वर्ट करेगा 2 प्लस फ्रक्टोज में, माल्टोज को कन्वर्ट करेगा 2 ग्लूकोज में, और लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा, No, ma'am. है ना? हो जाएगा नो मैम कर ही लोगे मेनली। अब आता है नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों का। मैम आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा चैप्टर नहीं फिनिश होगा, थोड़ा सा रह जाएगा, वो मैं आप लोगों को करा दूंगी, डोंट वरी। हमेशा ना क्लास के बीच में इतनी कॉल्स आती है मेरे पास, पता नहीं लोगों को पता कैसे चलता है मैं अभी क्लास ले रही हूँ। मैम हमारे साथ भी यही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड किसी भी टाइम क्लास ले लो तभी होता है, 3 या 4 बार तो कॉल्स आई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में आप लोगों को पता है 3 पार्ट्स। लार्ज नाम क्यों है लार्ज? साइज लार्ज नहीं है, डायमीटर लार्ज है सिर्फ, ठीक है। 3 पार्ट्स होता है इसके अंदर, सीजन, Colon rectum. कोलोन एंड रेक्टम। सीजम क्या होता है? ब्लाइंड पाउच हम इसको बोलते हैं, ब्लाइंड पाउच। किसका? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कोलोन क्या है? कोलोन में आप याद रखो, नहीं कोलोन में कुछ याद रखने की कैसे जरूरत नहीं, रेक्टम को लिख लो। रेक्टम ये सबसे लास्ट पार्ट होता है एंड इसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग स्पिंक्टर इसके पास प्रेजेंट होता है। कोलोन में सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन याद रख लो। कोलोन को हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है हम लोगों का असेंडिंग कोलोन, फिर आता है ट्रांसवर्स कोलोन। अभी मैं आप लोगों को ना डायग्राम दिखाती हूँ बस ये सारे, इसको फिनिश करके। डिसेंडिंग कोलोन एंड लास्ट वन इज सिग्मोइड कोलोन। ये 4 पार्ट्स याद रख लेना, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, ठीक है। जैसे कि ये आपका ऐसे असेंडिंग हो जाएगा, ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, ये डिसेंडिंग हो जाएगा एंड ये आपका सिग्मोइड हो जाएगा। इसके बीच में यहाँ पे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे ही तो होता है ना पार्ट। Yes, ma'am. काम क्या होता है पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में? मेन वर्क जो होता है वो हमारे कोलोन का होता है। कोलोन ही क्या करता है? जितना भी मेटाबॉलिक वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटाबॉलिक वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। इसके साथ साथ कोलोन के पास कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या सिंथेसाइज कराते हैं? आपका विटामिन के, B1 और B2। ये 3 टाइप के विटामिन को सिंथेसाइज कराने में ये आपका हेल्प करते हैं। सॉर्टेड? Yes, ma'am. मैम बैक्टीरिया का नेम? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेटा जितने भी सिम्बायोसिस दिखाते हैं। यस मैम। चलो अभी जरा डायग्राम्स पे आ जाओ। कुछ मेनली तो देखो अभी आप लोगों का इतना तो हो गया है पार्ट ये। अब बचता है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका लीवर और पैनक्रियाज, लीवर पैनक्रियाज और एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। वो मैं आप लोगों को कोई एक दिन और लेक्चर लेके तब करा दूंगी, चलेगा? Okay, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके यस मैम। अभी ना कुछ इसकी इमेजेस देख लेता है। अब ना मेरे को बताते रहना कौन कौन सा इमेज आप लोगों को देखना है। ओके मैम।
जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ना बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले ना पूरा ओरल कैविटी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, 1 बाय 1 करके चलता है। देखो ये वाला डायग्राम, सबसे आउटर मोस्ट माउथ क्या होता है? माउथ होता है आपका लिप्स प्लस चीक्स होता है। जो फ्लोर वाला पार्ट है उसमें टंग अटैच है, और जो रूफ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम आपका पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। जो आपका मैम सॉफ्ट, हाँ जी मैम फ्रेन्यूलम वाला दिखा दो मैम, ये कहाँ होता है जिससे टंग अटैच्ड होती है? जिससे टंग अटैच होती है वो एक फ्रेन्यूलम। सेकंड, चेक करना पड़ेगा वो दिखाया हुआ है नहीं यहाँ पे, बट दिखाना तो चाहिए। नहीं होगा, आप उस पे ना यूट्यूब पे सर्च करना, उसमें दिख जाता है एनिमेशंस में, वैसे मुश्किल ही दिखाता है। ये वाला देखो, ये रहा पार्ट, ये रहा फ्रैनुलम। ठीक है। ठीक है, तो फ्रैनुलम वाला पार्ट हो गया। अब भी क्या आता है, और बाकी पार्ट्स में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। पोस्टीरियर वाले पार्ट में आपको देखना ना, हैंग डाउन स्ट्रक्चर, टुलवा, ये हो गया। मैम ठीक है, अभी एक बार टीथ्स का एनाटॉमी देख लेते हैं। ये देखो टीथ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट एनामल, देन डेंटाइन, फिर उसके बाद ये पूरा पल्प चैम्बर हो गया, पल्प कैविटी आ गया, गम्स आ गया, क्राउन, नेक, रूट, ये सब तो याद ही रहेगा आप लोगों को। इसका भी ना Yes, कभी ma'am. कभी लेबलिंग्स आ जाता है आप लोगों का एग्जाम में। ये हो गया। ईसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देख लो। ये देखो ऐसे कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे। देन स्टमक, स्टमक में तो कुछ इतना ज्यादा है नहीं विजुअलाइज करने के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन का देखते हैं। मैम ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रही है मैम, उसमें मैम इसोफेगस मैम चारों तरफ से क्लोज होता है मैम, इसमें तो मैम वन साइड दिखा रखा है ना ओपन। हाँ इसमें वन साइड ओपन दिखा है, तभी तो हम लोगों को फूड दिखेगा ना, मतलब पूरा उसका लेटरल सेक्शन लिया हुआ है। ऐसे ओपन नहीं होता, ये सिर्फ दिखा रखा है। ऐसे देखो ये रहा पूरा लार्ज इंटेस्टाइन आपका। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका असेंडिंग कोलोन, ये आपका ऐसे ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग, एंड दिस वन इज सिग्मॉइड कोलोन। ये पूरे 4 पार्ट्स आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। बाकी इसमें ये अपेंडिक्स वाला पार्ट देखो, ये होता है अपेंडिक्स वाला पार्ट जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग मानते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ पे भी आपको विजिबल है, दिस इज द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स अभी भी कोई फंक्शन करता है? क्या फंक्शन करता है? हम वही तो पूछते हैं। नहीं करता, बैक्टीरिया को स्टोर करते हैं। वो कॉलोन वाला पार्ट। मैम पहले क्या करता था ये फंक्शन? इसका इतना सच नॉन नहीं है फंक्शन की, फंक्शन कुछ था इसका, बट हाँ इसका आपने लोग ना सर्जरी वगैरह सुनोगा, अपेंडिक्स का सर्जरी होता है, उससे होता है अगर अपेंडिक्स वाले पार्ट में स्वेलिंग या Appendicitis होती है कुछ तो होती है। इंफ्लामेशन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस उसको हम बोलते हैं। अपेंडिसाइटिस का सर्जरी होता है। मैम जो हमारे आदिवासी कच्चा अनाज, वो कच्ची सब्जियां खाते थे, उसके लिए होता था अपेंडिक्स। हाँ बिकॉज वो सबसे ज्यादा आपका क्या खाते थे, सेल्यूलोज खाते थे, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कराने के लिए हम लोगों को सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की जरूरत होती है। मैं पर अब तो उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ बिकॉज अभी मेनली जो होता है लोग वो सॉफ्ट फूड खाता है एज कम्पेयर टू पहले वाले, और तो मेनली हो गया ना यहाँ तक। यस मैम। यस चलो मैम। फिर आप लोग अपनी अपनी क्लासेस लेना, नेक्स्ट वन जो भी आपका क्लास होगा मैम कौन सी क्लास लगेगी? मैम अभी 5:30 पे तो कोई होगा ना नहीं आपका है। क्लास। केमिस्ट्री क्लास है।
केमिस्ट्री है। 5:30 क्लास में केमिस्ट्री क्लास मैम है। आज तो हमारे स्कूल में अवंती से मैम कुछ